Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT। और डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वायरल डिजीज के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द क्लास बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द वायरल डिजीजेस। तो कुछ वायरल डिजीज के ऊपर नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के हवाले से डियर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हमें एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करेंगे। तो उसको मैंने इस तरह से क्लासीफाई किया है टेबल्स की शक्ल में। तो इसमें डिजीज़ को देखेंगे, वायरस कि किस वायरस से हो रही है, उसकी नेचर क्या है, यानी जीनोम क्या है, क्या वो एनवेलप्ड है कि नॉन एनवेलप्ड है, फिर उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स, और फिर उसके हवाले से कोई अगर ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उसके हवाले से कुछ डिस्कशन होगी। बाकी जो स्टार्ट करते हैं इससे स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स के हवाले से आपको पता है कि ये 12th सेंचुरी बीसी, याद रखना है 12th सेंचुरी बीसी चाइना में एज एन एपिडेमिक डिजीज स्टार्ट हुई थी। तो इसको भी एमसीक्यूज करिए, मार्क कर लीजिए। स्मॉल पॉक्स के इसी बॉक्स के सामने मैं लिख रहा हूं 12th सेंचुरी बीसी। क्लियर? ये चाइना से इसका जो है वो इमर्जेंस हुई इस डिजीज की, और फिर ये फैलती चली गई और अब पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई, यानी ग्लोबली इसने अपना फैलाव जो है शुरू किया। जैसे कोविड ने, ठीक है, वो भी चाइना से शुरू हुई 2019 में, 2019 के अंदर, और फिर देखते ही देखते विद इन अ फ्यू मंथ्स वो पूरी दुनिया में एट ग्लोबल लेवल वो डिजीज फैल गई। तो इसी तरह से जो स्मॉल पॉक्स है ये भी इस तरह से फैली। और इसमें एक अहम चीज कि 1950s में इसके खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। इम्यूनाइजेशन, क्लियर? और फिर 1980 के अंदर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड smallpox to be eradicated from world। तो ऐसा डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 के अंदर के उसके वैक्सीनेशन जो बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में इसकी इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1950 में। तो उसके 30 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया था कि ये पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है। बट स्टिल इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दिस डिजीज परसिस्ट, स्मॉल पॉक्स, क्लियर, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो एक तो 12th सेंचुरी बीसी चाइना, 1950 में इम्यूनाइजेशन स्टार्ट, 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द स्मॉल पॉक्स एज इट हैज बीन एराडिकेटेड। वायरस की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस ये पूरी फैमिली है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, ये पूरी फैमिली है, ठीक है, ये पॉक्स वायरस है इसकी। सो स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए जो है इसके लिए कॉजेटिव एजेंट है इस डिजीज का। इट इज ए डीएनए वायरस। क्लियर? जीनोम की बात करें तो इट इज डीएनए वायरस एंड इट इज एनवेलप्ड। जहां तक सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स में सबसे अहम चीज कि शुरू में इनिशियली फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है, इस तरह से रेज्ड यानी जिस्म से उभरे हुए रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनेंगे, और फिर यही वेसिकल्स, दीज आर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। अब तक इनके अंदर सिंपल कोई इंटरस्टिशियल टिश्यू या टिश्यू फ्लूइड हो सकता है। उसके बाद चूंकि इन्फेक्शन है तो वायरस यहां पर भी पहुंचेगा। यहां पर पहुंचने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पस्ट्यूल। इसको पस्ट्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज पस्ट्यूल। तो पस्ट्यूल किसको कहते हैं? द वेसिकल containing pus,
और पस क्या है? जहां पर भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वाइट ब्लड सेल्स भी पहुंचते हैं और वहां पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैथोजन होता है, उनके दरमियान फाइट होती है। कुछ वाइट ब्लड सेल मारे जाते हैं, कुछ पैथोजेंस मारे जाते हैं, तो उसके नतीजे में फिर वहां पर एक ग्रीनिश वाइट या वाइट कलर का एक फ्लूइड बनता है, उसे कहते हैं पस। तो फिर ये पस्ट्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जब ये हील करेगी तो स्किन के अंदर पिट्स बनेंगे। पिट्स का मतलब गड्ढे, ठीक है? पिट्स मींस गड्ढे बनेंगे इस तरह से छोटे छोटे, और जब ये हील होगा तो यहां पर एक परमानेंट निशान रह जाएगा इन गड्ढों में, इन पिट्स के अंदर परमानेंट निशान रह जाएगा। तो ये डिप्रेशन को हम कहते हैं पॉक्स, पॉकेट की तरह, ठीक है? पॉक। सो पॉक क्या है? इट इज अ पिटेड, पिटेड का मतलब हैविंग पिट, पिट का मतलब हैविंग डिप्रेशन, स्कार। और स्कार कहते हैं जब भी कोई जख्म, हमारा वुंड हील होता है तो उसके बाद एक परमानेंट निशान वहां पर रह जाता है, उसे हम कहते हैं स्कार। क्लियर? तो इस तरह से ये फिर वो जिस्म के ऊपर ये चीजें नुमायां होगी। सो रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, तो खास चीज याद रखनी है, रेज्ड, ये रेज्ड होते हैं, स्किन से उभरे हुए होते हैं। और उसके बाद फिर पस्ट्यूल्स, पस्ट्यूल्स के बाद पिटेड स्कार्स, उन पिटेड स्कार्स को हम कहते हैं पॉक्स। अब अगर ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जाए तो आपको पता है दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन बनी थी वो इसी डिजीज के खिलाफ तो बनी थी, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। सो इसके खिलाफ वैक्सीनेशन मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, दैट इज हर्पीज सिम्प्लेक्स। सो हर्पीज वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज अ डीएनए एंड एनवेलप्ड वायरस, ठीक है? जीनोम इसका डीएनए, इसका भी डीएनए, पॉक्स वायरस भी एनवेलप्ड और हर्पीज भी एनवेलप्ड है। इसमें क्या होता है कि वेस्कुलर लेजेंस, वेस्कुलर का मतलब है यहां पर ब्लड वेसल से रिलेटेड लेजेंस बनते हैं, ठीक है? ब्लड वेसल्स के अंदर लेजेंस बनते हैं इन द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू, एक्टोडर्मल टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जैसा कि आप सेकेंडरी में भी पढ़ चुकी हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनता है? नर्वस सिस्टम एंड स्किन। तो स्किन हमारा कौन सा टिश्यू हुआ? एक्टोडर्मल टिश्यू। तो स्किन की यानी ये जो एक्टोडर्मल टिश्यू है, इसके अंदर मौजूद जो एपिथेलियल लेयर्स हैं, यानी कि हमारे स्किन अगर फर्दर आगे जी किस तरह से डिफरेंशिएट होता है हमारे जो जब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये हमारे अंदर के 4 बेसिक टिश्यूज बनाती है। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू एंड द, एडिटर साहब इसको जरा कट कीजिएगा, जरा तरतीब से मैं बता दूं। तो 4 बेसिक टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज बनते हैं हमारे अंदर फ्रॉम दीज जर्मिनल लेयर्स। नंबर 1 इज epithelial tissue, number 2 is muscular tissue, number 3 is nervous tissue and number 4 is connective tissue। तो जो epithelial tissue है वो यहाँ पर मौजूद है स्किन के अंदर, ठीक है? एपिथेलियम, एपिथेलियल से मतलब एपिथेलियम, और एपिथेलियम आप पढ़ चुके हैं। ये फर्दर आके 5 यानी कि इसकी डिविजन्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो खैर वो मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं उनके अंदर ये लेजेंस बनते हैं, जिसकी वजह से वो रेड रेड कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। सो मोस्ट कॉमन दे आर फॉर्म्ड इन द माउथ, यहाँ पर इस रीजन के अंदर, ठीक है? और लिप्स के इर्द गिर्द और नाक के पास वो रेड कलर के पैचेस बनेंगे, ठीक है? तो ये इसकी खास निशानी होती है। और जहाँ तक बात है ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के हवाले से, सो इट हैज़ एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के हवाले से। इन्फ्लुएंजा, तो जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? फ्लू। इट इज कॉल्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा। सो इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको आई वायरस भी कहते हैं, ठीक है? इट इज आरएनए, यानी जीनोम क्या है इसका? आरएनए और एनवेलप्ड वायरस है। इसके अंदर जो फ्लू होता है तो क्या होता है? ऐसे नाक में से पानी आ रहा होता है, रनी नोज जिसको हम कहते हैं, नाक में से पानी, सर में भी दर्द होता है, फीवर होता है,
गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट, और ब्लैंड डिस्चार्ज आ रहा होता है, पानी की तरह का डिस्चार्ज आ रहा होता है आंखों से खास तौर पर और नाक से, ठीक है, जिसको हम बार बार ऐसे करते हैं या आंखों से उसको साफ कर रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इन्फ्लुएंजा या फ्लू। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ये फ्लू जो है ये तकरीबन 200 से जायद वायरसेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से जो है इसके खिलाफ जो वैक्सीन्स हैं, फ्लू की वैक्सीन, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मल्टीपल वायरसेस आर इन्वॉल्व इन कॉजिंग द फ्लू लाइक सिम्टम्स। क्लियर? तो उनमें से एक इन्फ्लुएंजा है। सो इस वजह से इसके खिलाफ वैक्सीन बहुत अच्छा काम नहीं करती। अब आ जाइए मीजल्स। मीजल्स जिसको उर्दू में कहते हैं हम खसरा, ठीक है, खसरा। बचपन में होने वाली रैश डिजीजेस, ऐसी डिजीज जिसमें वो दाने बनते हैं, रैशेस बनते हैं, रैश डिजीजेस में याद रखिएगा नंबर 1 रैश डिजीज इज मीजल्स, खसरा। ये कंटेजियस डिजीज है और इट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस। एक फैमिली है बड़े बड़े वायरसेस की, पैरामिक्सो वायरसेस। ये आरएनए वायरस है और एनवेलप्ड है। और यहां पर होता क्या है कि यहां पर रेड कलर के रैशेस बनते हैं, लेकिन वो फ्लैट होते हैं। यहां पर रेज्ड बने थे वो वेसिकल्स, यहां पर रैशेस बनते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, ठीक है। और स्किन के ऊपर खांसी हो सकती है, साथ में बुखार भी हो सकता है, ठीक है, और आंखें लाल होना, रेड आइज, ये इसमें याद रखना अपने, रेड आइज। रेड आइज हो, रेड फ्लैट रैशेस हो, साथ में फीवर हो, सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज मीजल्स। और जिसको एक दफा हो जाए, जिस बच्चे को एक दफा हो जाए, सारी जिंदगी के लिए वो इम्यून है। सो ऑटो इम्यूनिटी, इसमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर हो गया तो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर इसके लिए एक वैक्सीन होती है। 3 बीमारियां जिनकी एक ही वैक्सीन है, उसे कहते हैं MMR। ये वैक्सीन का नाम है। मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ये 3 डिजीजेस के खिलाफ एक कंबाइंड वैक्सीन होती है जो कि दी जाती है। मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। क्लियर? तो ये इसके लिए वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है। अब आ जाए जरा मम्प्स पे। मम्प्स कहते हैं कन पेड़ों को, यानी कान के इस रीजन में इस तरह स्वेलिंग सी बन जाती है जैसे पेड़े की तरह की, ठीक है, इसे कहते हैं हम मम्प्स। ये भी सेम, इन दोनों की जो वायरसेस हैं सेम है। ये भी पैरामिक्सो वायरस, ये भी पैरामिक्सो वायरस, और आरएनए वायरस एनवेलप्ड एंड आरएनए एनवेलप्ड वायरस। लेकिन मम्प्स में डिस्टूडेंट्स एक तो तेज बुखार होता है, हाई फीवर, ठीक है, बहुत तेज बुखार होता है, और स्वेल हो जाते हैं हमारे पैरोटिड्स। आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 12 के अंदर इन द फर्स्ट ईयर के डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जब जिसमें हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डाइजेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे जब ओरल कैविटी की हमने बात की तो यहाँ पर 3 पेयर्स हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स के जो सेक्रीट करते हैं सलाइवा को। अब उसमें सबसे बड़ा कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड, ये वाला, दिस वन इज पैरोटिड ग्लैंड। तो ये स्वेल कर जाता है, ठीक है। जब स्वेल करता है तो यहाँ पर एक उभार सा बन जाता है, और एक चूंकि ये हेड और नेक के रीजन में ये स्वेलिंग हो रही है तो डियर स्टूडेंट ये काफी पेनफुल होती है। इसी वजह से जो स्वेलिंग है ये पेनफुल होती है, और चूंकि इसमें हेड वाला रीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है तो इस वजह से सर में भी दर्द होगा। ये नेक के जो रीजन है ये वाला, इसमें भी पेन हो सकता है, ठीक है। सो ये, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये बहुत रेयर होता है कि बहुत रेयर है कि ये कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाए, अदरवाइज ये सेल्फ सब्साइडिंग है। और तकरीबन 60% एडल्ट्स वो इससे इम्यून हैं, ठीक है, दे आर इम्यून टू दिस डिजीज। और जहां तक बात करें वैक्सीनेशन या इसके ट्रीटमेंट की, तो ये भी अगर एक दफा हो जाए तो फिर ऑटो इम्यूनिटी है, ठीक है। और इसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि सेम इसके लिए भी वही वैक्सीन है, MMR, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। क्लियर? और इसके हवाले से हमारे बुक में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ कि हाईली कंटेजियस। और कंटेजियस का पहले भी बता चुका हूं और फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। कंटेजियस ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो इन कांटेक्ट से हों, किसी भी चीज के कांटेक्ट होने से हों, ठीक है। सो ये हाईली कंटेजियस डिजीज है, मम्प्स,
घर में अगर एक बच्चे को हो तो दूसरा बच्चा भी उससे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। मीजल्स इसी तरह से ये भी कंटेजियस है, ये भी बच्चा अगर इससे इफेक्टेड हो तो घर में बाकी सब दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे बच्चे को फिर आइसोलेट कर दिया जाता है, जिसको मम्स हो या मीजल्स हो, इनको फिर स्कूल नहीं भेजा जाता, ना फिर कहीं कहीं मतलब कि बच्चों के माँ बहन भेजा जाता है, ताकि क्योंकि हाईली कंटेजियस है, बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे की जूठी मीठी चीजें खा लेते हैं, तो उससे फिर दूसरे बच्चों को भी ये हो सकता है। अब आ रही है पोलियो माइलाइटिस की। पोलियो माइलाइटिस सो बहुत ही डेंजरस डिजीज डियर स्टूडेंट्स। इसके ऊपर WHO ने और बाकी तमाम ममालिक ने जो भी उनके साथ जिनका जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत जोर लगाया इस बीमारी के ऊपर, पोलियो के ऊपर, ठीक है। इसका असल एक्चुअली इट इज पोलियो माइलाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, और ये पोलियो वायरस RNA जीनोम विद नो एनवेलप, इट इज नेकेड वायरस। और इसके हवाले से एक और MCQ मार्क कर लीजिए, इट इज द स्मॉलेस्ट वायरस नॉन। अब तक जितने भी वायरसेस को स्टडी किया गया है उसमें अब से सबसे छोटा वायरस जो है वो पोलियो वायरस है। क्लियर? और आपको याद है इसमें हमने डिस्कस किया था कि पोलियो वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं, ये 32, याद रखना, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट वायरस। ये खतरनाक डिजीज इसलिए है कि ये जानलेवा नहीं है, आमतौर पर जानलेवा नहीं है, लेकिन क्या है, ये जिंदगी भर के लिए बच्चों को या जिस भी शख्स को हो, किसी भी पर्सन को हो, तो उसको माजूर कर देता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत डेंजरस है, जिंदगी भर की इर्रिवर्सिबल लॉस है, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन्स को जाकर के इफेक्ट करता है और उनको परमानेंटली डैमेज कर देता है, ये जो वायरस है। और फिर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स तक यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक मैसेज लेकर के जाते हैं। तो जब वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं तो मैसेज हमारे इफेक्टर्स तक नहीं पहुंचता। जब हमारे इफेक्टर्स यानी मसल्स तक मैसेज नहीं पहुंचता तो क्या होता है कि वो पड़े वो चूंकि यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो अल्लाह ताला ने एक हमारे इंसानों के अंदर एक खासियत रखी है कि हमारे मसल्स, खासतौर पर मसल्स की बात करूं तो मसल्स अगर आप इससे काम लेंगे तो ये साइज में इंक्रीज करेंगे। जैसे कि बॉडी बिल्डर्स देखें, सूखा दुबला, ठीक है, साल 2 साल लगाने के बाद क्या होता है, वो एक्चुअली वो इनसे काम ले रहा है, ठीक है, वो डंबल यूज कर रहा है या वो वेट लगा रहा है, वट एवर इज डूइंग, तो उससे क्या होता है कि वो उससे वेट बढ़ा बढ़ा के उससे काम ले रहा है, तो उससे क्या होता है, उसके मसल्स बन जाते हैं, ठीक है, मसल्स का साइज इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह से अगर आप मसल से काफी अरसे, लंबे अरसे तक काम ना लें तो वो साइज में कम हो जाते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर जो है वो 16, सो उसको हम कहते हैं मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी, वो मसल जो काफी अरसे तक पड़ा हुआ है और आपने उससे कोई काम नहीं लिया, बॉडी ने उसको छेड़ा तक नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो ऐसा ऐसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर एट्रोफी। इसलिए अगर आपने कभी टेलीविजन पे या वैसे कभी कभी देखा हो इसका पेशेंट पोलियो का, तो जिस टांग का जिसको पोलियो, आमतौर पर ये जो हमारे जो पेरिफेरल रीजन्स होते हैं ये वहां पर इफेक्ट करता है, तो जो जिस टांग का पोलियो होता है वो बिल्कुल सुक्की सी होती है, ठीक है, बहुत ही बारीक सी, और उसकी ऑपोजिट वाली जिस पे वो चल रहा होता है वो सेहतमंद होती है, क्योंकि वहां पर मैसेज जा रहा है, यहां पर मैसेज नहीं जा रहा। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। और इसके लिए खैर हुकूमत हर साल में कई दफा 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को इसकी वैक्सीनेशन जरूरी कहती है कि इसको लाजमी जो है वो पिलाया जाए, ताकि बच्चे जो है वो जिंदगी भर की मासूरी से बच सकें। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रख लीजिए, एक बहुत गलत किस्म की एक अफवाह जो है वो फैलाई गई है हमारे मुल्क के अंदर कि पोलियो, ये उनसे पोलियो के कतरे या जो दूसरे कतरे हैं बच्चों को पिलाने से उनके यानी कि मेल बेबीज हैं वो और जो फीमेल बेबीज होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, उनके रिप्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट होता है, या इस तरह के कोई बहुत सारे रूमर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो बच्चे ये वैक्सीनेशन जिनकी होती है, जिनकी हो चुकी है, इवन कि मेरी वैक्सीनेशन भी हुई है, पोलियो वैक्सीनेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जब भी पोलियो वाले आपके पास आए, वैक्सीनेशन वाले आए पिलाने के लिए, तो ज़रूर उसमें हिस्सा लीजिए। 5 या 5 साल के से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए
तो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन आमतौर पर वो पिलाई जाती है बच्चों को इसके, और अच्छी खासी यानी कि इसके हवाले से वो इम्यूनिटी मिल जाती है। अब आते थोड़े से हेपेटाइटिस के ऊपर। तो हेपेटाइटिस में दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। आमतौर पर वो किस वजह से होता है? ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, ड्यू टू टॉक्सिन्स एंड ड्यू टू हार्मफुल ड्रग्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा ताल्लुक वायरोलॉजी से है, तो हम इसके वायरल इन्फेक्शंस के, वायरसेस के हवाले से बात करेंगे। तो हेपेटाइटिस में सबसे पहले देख लें जरा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। क्लियर? और दिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए virus. Hepatitis A virus. It is RNA virus and non-enveloped. Non-enveloped का मतलब कि ये नेकेड वायरस है। क्लियर? हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है। और जहां तक बात करें सिम्टम्स की, तो ये एक्यूट होता है थोड़ा सा, मतलब इसकी शिद्दत थोड़ा ज्यादा होती है, और इसमें लाइक डायरिया, और इसमें फीवर, लेकिन फीवर इसमें हाई ग्रेड नहीं होता, लो ग्रेड फीवर होता है, माइल्ड फीवर होता है। साथ में नाउजिया, जिसको हम मतली कहते हैं, दिल का खराब होना, ठीक है, दिल खराब हो रहा जी, एंड वॉमिटिंग, वो भी इसी से रिलेटेड है। और सबसे अहम सिम्टम जो जितने भी जो लिवर से रिलेटेड डिजीज होती हैं, खासतौर पर वायरल डिजीज, उसमें है जॉन्डिस। दैट इज जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं पीलिया। देखें कितना पीला जर्द हो गया इसका रंग। सो वो पीला जो जर्द रंग होता है, दैट इज इफ इट इज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। और आमतौर पर ये खुद ही सेल्फ सबसाइड कर जाता है, ठीक है, लेकिन इसके हवाले से वैक्सीनेशन भी मौजूद है। क्लियर? वैक्सीनेशन भी मौजूद है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके ट्रांसमिशन के हवाले से। तो ट्रांसमिशन के हवाले से याद रखिएगा, इसकी ट्रांसमिशन है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय और ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के फिसिस से जो है वो अगर वो इंजेस्ट हो जाए या वट एवर थ्रू इस उस किसी भी तरीके से वो इन्फेक्टेड जो फिसिस हैं उसके उससे वो किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो सही हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी विच इज कॉल्ड एज सीरम हेपेटाइटिस, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। और इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस एंड इट इज DNA वायरस एंड इट इज एनवेलप्ड और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वायरस है, इट इज वेरी मच कॉमन इन एशिया, इन फिलीपींस, इन मिडल ईस्ट, क्लियर, इन अफ्रीका। तो वहाँ पर पाकिस्तान जैसे ममालिक यानी कि एशिया में जो शामिल हैं, यहाँ पर बहुत कॉमन है ये। और जहाँ तक इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स डियर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा से यानी रिलेटेड तो इसी से ही है, लेकिन ख़ास तौर पर इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है, और फिर इसी तरह से पेल फेस एंड इसी तरह से एब्डोमिनल पेन, और साथ में फीवर। लेकिन याद रखें इसमें हेपेटाइटिस के केसेस में जो फीवर होता है वो आमतौर पर माइल्ड होता है, बहुत तेज फीवर, हाई फीवर नहीं होता। इसके साथ साथ नौजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के हवाले से, जो कि बहुत अहम है, ठीक है। सो मैं ट्रांसमिशन को यहां पर मेंशन कर रहा हूं इसके, इट इज ट्रांसमिटेड, तो डियर स्टूडेंट इट इज ट्रांसमिटेड बाय saliva plus it is also transmitted by the blood transfusions
plus it is also transmitted by from mother to baby while birth, और इसके अलावा ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक याद रखनी बात कि एक HIV का पेशेंट और एक HBV का पेशेंट, हेपेटाइटिस बी का जो पेशेंट है, आमतौर पर इन दोनों को, जो मदर्स होती हैं, इनको मना किया जाता है कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों में इस तरह से मुंतकिल हो जाता है। और जहाँ तक बात है इसकी ट्रीटमेंट की और वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन मौजूद है इसके खिलाफ, सो वैक्सीनेशन भी है इसकी, प्लस इसके हवाले से ट्रीटमेंट भी है, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का यानी कि वैक्सीनेशन जो है इसकी बहुत जबरदस्त है, इसके बहुत अच्छा काम करती है इसके खिलाफ। नाउ हेपेटाइटिस सी, इसका कॉमन नेम इट इज कॉल्ड इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, क्लियर। और जहां तक बात है वायरस की, सो द वायरस रिस्पॉन्सिबल इज HCV, hepatitis C virus, which is RNA virus and enveloped, क्लियर। और जहां तक बात सिम्टम्स की है, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट हेपेटाइटिस बी जैसे है, लाइक abdominal pain and fever, लेकिन again keep it in mind that the fever will be mild, not high fever, and nausea and vomiting, clear, and sometimes it may also lead to liver cancer and liver cirrhosis, ठीक है। सो लिवर कैंसर इट इज अ कार्सिनोमा, ये कैंसर है लिवर का, इसमें अगर ये अनट्रीटेड रहे तो मजीद क्रॉनिक हो जाए तो ये कैंसर भी कॉज कर सकता है, और इससे लिवर सिरोसिस मतलब जिगर का फट जाना, ठीक है, लिवर जो है वो पैरेन्काइमा वो खराब हो जाता है, तो ये हेपेटाइटिस सी उसकी तरफ जा सकता है, ठीक है, खतरनाक है इस हवाले से भी, और इस हवाले से भी खतरनाक है क्योंकि अभी तक इसके खिलाफ अभी कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है। सो फॉर द टाइम बिंग नो वैक्सीनेशन, हाँ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जरूर है हमारे पास। सो द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स अल्फा इंटरफेरॉन प्लस रिबावायरिन, क्लियर। तो ये इसके खिलाफ काफी इफेक्टिव है। और जहां तक बात ट्रांसमिशन की है, तो ट्रांसमिशन में इसीलिए तो उसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कहते हैं। द मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन इसके अलावा ये माँ से बच्चे को हो सकता है। अब बात करेंगे ज़रा डेल्टा हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस डी के हवाले से, इसको डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं, और as far as its virology is concerned, so it is RNA virus, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, मतलब कि लाइक द बी सिम्टम्स आर लाइक
hepatitis B, but it is more severe, मतलब कि इसकी इंटेंसिटी, शिद्दत जो है वो हेपेटाइटिस बी से ज़्यादा है। तकरीबन जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो हेपेटाइटिस बी वाले ही हैं इसके पास। लेकिन दूसरा यहाँ पर थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलो कि हेपेटाइटिस डी कभी भी ऐसे शख्स को नहीं होगा जिसको हेपेटाइटिस बी ना हो। बात समझ आ रही है आपको? मतलब हेपेटाइटिस डी होने के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा हो, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस डी है, ये बी की मौजूदगी में ही इन्फेक्ट कर सकता है, उसकी गैर मौजूदगी में इन्फेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो हेपेटाइटिस डी बिकॉज कि इसको जो लिवर सेल्स में एंटर होने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो ये कहाँ से लेकर के आता है या कहाँ से सिंथेसाइज करवाता है? फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो इसी वजह से यानी कि ओनली caused if a person is already suffering from hepatitis B। तो हेपेटाइटिस बी नहीं है तो किसी को भी ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो जो हेपेटाइटिस बी हो, फिर अगर हेपेटाइटिस डी यानी कि इन्फेक्ट करे तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसी वजह से इसको को इन्फेक्शन भी कहते हैं या इसको सुपर इन्फेक्शन भी कहते हैं। पहले से इन्फेक्शन, उसके ऊपर एक और इन्फेक्शन, सो सुपर इन्फेक्शन, या दो एक जैसे, मतलब कि उनसे वायरस हैं तकरीबन। सो इस वजह से इनको जो है वो को इन्फेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो एनवेलप चाहिए ना, एनवेलप उसकी में ये बनवाने के लिए जो कैप्सिड चाहिए, कैप्सिड भी, और ख़ास तौर पर कैप्सिड की बात हो रही है तो वो उसकी जो सारी सीक्वेंसिंग है, जो प्रोसेसिंग है, वो बी के पास है। और जहाँ तक बात इसके ट्रीटमेंट के हवाले से है, सो नो वैक्सीन अवेलेबल। इसके खिलाफ नहीं है। हाँ, चूंकि ये बी की मौजूदगी में ही होता है, सो वी कैन यूज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी इट्स इंडिविजुअल इसकी वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, तो हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो कभी भी हेपेटाइटिस डी नहीं होगा, जो कि बहुत इफेक्टिव है। क्लियर? अब आते हैं जरा इसकी फिफ्थ टाइप पे, दैट इज हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई, इट इज caused by RNA virus which is non-enveloped, means naked virus, and the virus is HEV, हेपेटाइटिस ई वायरस। और ऐसा मानना है डियर स्टूडेंट्स कि हेपेटाइटिस ई जो है ये पिग जो है इसका सोर्स है। इसके ऊपर बाकायदा फिर एक सर्वे हुआ, रिसर्च हुई, तो 2001 के अंदर देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ हाल्बर and their co-workers revealed that pig might be the source of हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, तो जो सुअर जो है उससे ये आगे ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ खास तौर पर पोर्क मीट तो हराम है। ठीक है, हराम है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ। सो साइंटिफिकली भी देखा जाए, मेडिकली देखा जाए तो ये वैसे भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देख लें, ये इसके इन दोनों की रिसर्च इसके हवाले से, और इसके खिलाफ नो वैक्सीन एंड फॉर द टाइमिंग नो ट्रीटमेंट। आमतौर पर ये सेल्फ सबसाइडिंग है। ठीक है, और इसकी जो ट्रांसमिशन है, याद रखेंगे,
It is transmitted by feco-oral route. Clear? और इस तरह से, और लास्ट में दो और वायरसेस हैं, एक है हेपेटाइटिस एफ एंड हेपेटाइटिस जी। क्लियर? तो इन दोनों के हवाले से अभी तक कोई खास इंफॉर्मेशन अब तक नहीं मिल पाई, लेकिन एफ के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये जरूर है कि ये एफ जो है ये आरएनए वायरस है। ठीक है, इट इज आरएनए वायरस और ये एनवेलप्ड आमतौर पर होता है। जी के हवाले से अभी तक मतलब शुरू में कुछ एक आध केस जो मिला था और उसके बाद इसकी कोई मजीद जो है कोई हिस्ट्री में इसको नहीं देखा गया, तो इसको हाइपोथेटिकल वायरस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस जी को। ठीक है, सो ये इनके हवाले से इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस। और इसकी जो प्रिवेंशन है वो उसी तरीके से ही है, ये जितने जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बता दिए, इनसे अगर प्रिवेंट किया जाए, इनसे प्रिकॉशन बरते जाए तो इन तमाम डिजीज़ को इनसे बचा जा सकता है, ख़ासतौर पर हेपेटाइटिस के हवाले से। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही अहम डिजीज़ के हवाले से, दैट इज़ एड्स। और इस डिजीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर हमारे सिलेबस में, यानी कि हमारे एडुटेक्स के सिलेबस में इसको एम्फसाइज किया गया रिगार्डिंग द वायरोलॉजी। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एड्स, AIDS मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, और सिंड्रोम, सिंड्रोम और डिजीज ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। डिजीज में आम तौर पर एक वाज़े रीज़न का पता होता है, द कॉज बिहाइंड द सिम्टम्स, और आम तौर पर उसमें एक ऑर्गन इफेक्ट होता है आम तौर पर। ठीक है, और उससे फिर उसी ऑर्गन से रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक गैस्ट्राइटिस, लाइक ब्रोंकाइटिस, लाइक लेरिंजाइटिस। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रीजन का पता ना हो और बहुत मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए डिजीज कंडीशन में, डिसऑर्डर्ड कंडीशन में, और फिर सबके मिले जुले सिम्टम्स आ रहे हों, सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। मतलब जिसमें एक से ज्यादा जब ऑर्गन होंगे तो जो जो ऑर्गन या टिश्यू इफेक्ट हो रहा है उन सब के मिले जुले सिम्टम्स आते हैं। सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड, और डिसऑर्डर स्टेट इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो जो एड्स है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से इसकी बात करें कि एड्स इट वाज रिपोर्टेड, यानी पहली दफ़ा कब रिपोर्ट हुई, इन 1980s में, बाय सम फिजिशियंस इन अ ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मेल्स, कोमेलूथ, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। तो ये एक ग्रुप था यंग होमोसेक्सुअल मेल्स, जिनको गेज कहा जाता है, उनके अंदर ये जो बीमारी है ये दरियाफ्त हुई, डिस्कवर हुई, रिपोर्ट हुई, फिर इसके ऊपर काम शुरू हुआ। तो 1984 में इसके ऊपर दो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उन्होंने मिलकर के काम किया। एक का नाम है पेस्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों ने मिलकर के जो है इस डिजीज के ऊपर काम किया, और 1984 के अंदर द एजेंट रिस्पॉन्सिबल, जो इस बीमारी के लिए जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है, उसको डिस्कवर कर लिया। ठीक है, और आइडेंटिफाई कर लिया गया। फिर 1986 में इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, इन्होंने 1986 के अंदर आफ्टर 1984 इस जो एजेंट यानी जो वायरस रिस्पॉन्सिबल था इस डिजीज के लिए, उसको नाम दिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मींस HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? तो जो उनके अंदर
अच्छा, बाद में पहली दफ़ा तो खैर ये उन गेज़ के अंदर यानी होमोसेक्सुअल मेल्स के अंदर ये डिस्कवर हुई डिज़ीज़। बाद में फिर नॉन होमोसेक्सुअल्स में भी ये डिज़ीज़ डिस्कवर होने लगी। तो वहाँ पर फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि दे वर गिवन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो ब्लड प्रोडक्ट्स उनको इंजेक्ट किए गए थे, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी गई थी, दैट वाज अफेक्टेड विद एड्स। द पर्सन वर इन्फेक्टेड विद एड्स। तो फिर बाद में नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी ये डिजीज जो है वो मिली। आइए चलते हैं कुछ इसकी अलामात की तरफ, सिम्टम्स की तरफ। वो सिम्टम्स जिससे ये लोग प्रेजेंट किए, जिन्होंने इन लोगों के अंदर सिम्टम्स तो खैर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो कॉमन सिम्टम हैं, जो मेजर सिम्टम थे जिसके साथ इस ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मेल्स ने प्रेजेंट किया और आम तौर पर जो एड्स में पाए जाते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक है जी वेस्कुलर कैंसर। वेस्कुलर का मतलब रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। डियर स्टूडेंट्स, कैंसर की जितने भी अकसाम हैं उनमें यानी कि बहुत सारे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, और ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर और टेस्टिकुलर का कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं, ठीक है, और ब्रेन कैंसर। लेकिन वेस्कुलर कैंसर इन तमाम कैंसर्स में बहुत रेयर है, ठीक है, जो कि इन लोगों को हुआ। स्वेयर निमोनिया, निमोनिया आप जानते हैं दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। जब लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और इनमें जो है वो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया और या वायरसेस जो है वो एल्वुलाई को इफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर पस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है लंग्स के अंदर। और वो जब सीवियर कंडीशन हो तो फिर वो जो एल्वुलाई होते हैं वो काफ़ी हद तक उस पस मटेरियल से जब भर जाएंगे, इस तरह से पस उसको कवर कर देगी, तो एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज कम पड़ जाएगा। सो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, ठीक है, निमोनिया। और फिर स्वॉलन लिम्फ नोड्स यू नो, चैप्टर नंबर 14 द सेकंड लास्ट टॉपिक दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें पढ़ाया गया। तो ये यहाँ पर जैसे टॉन्सिल्स हमारे नेक के अंदर और हमारे यहाँ पर इस जगह के ऊपर, और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सिला एंड इन द ग्रॉइन, कि हमारे इन रीजन्स में ये मैसेज हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, जिसके सबसे कॉमन एग्जांपल हम देते होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। तो वो स्वॉलन थे, स्वॉलन क्यों थे? क्योंकि वहाँ से जब वो फिल्टर होकर के निकल रहा होता है लिम्फ, तो वहाँ पर उसके अंदर ये वायरस भी मौजूद है, तो वो उनका भी इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज व्हाई दे बिकम स्वॉलन। एंड सडन वेट लॉस। एक तो यह है कि आप खाना पीना छोड़ दें, कोई बीमार हो जाए तो एक लंबे अरसे तक बीमार रहें, 10 दिन 15 दिन अगर कोई शख्स बीमार है तो फिर कोई 1-8 kg वेट कम हो गया। लेकिन सडन वेट लॉस, आज अगर मेरा वेट 80 kg है, तो विद इन अ वीक इफ आई खुदा ना खास्ता मैं लूज कर चूँ अबाउट 10 kg विदाउट एनी रीजन, मतलब मैं कोई डाइट नहीं कर रहा, मैं अपना वेट कम नहीं कर रहा, लेकिन बीमार पड़ने की वजह से ऐसा हो जाए, तो दैट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सडन वेट लॉस, अचानक से वजन का गिर जाना, ये एहतियात बरतनी चाहिए इसमें, वक्तन फवक्तन वेट करवाते रहना चाहिए। तो इन लोगों का सडन वेट लॉस हुआ। एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, उनको बार बार खांसी, नज़ला जुकाम, इस तरह के जिस तरह के जो कॉमन जो बीमारियां होती हैं वो हो रही थी, ठीक है। सो किस वजह से? बिकॉज ऑफ जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। और ये जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन क्यों हुआ है डियर स्टूडेंट, पहले इसके हवाले से मैं बताता चलूं कि जो एजेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज HIV, ये जाकर के अटैक करता है T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स। अब इसकी कहानी कुछ इस तरह से, आपको पता ना ब्लड की कंपोजिशन की चैप्टर नंबर 14 में ब्लड के दो कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल्स। ब्लड सेल आगे तीन तरह के, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो ल्यूकोसाइट्स है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज अवर इम्यूनिटी, दैट इज अवर टोटल इम्यूनिटी, ये हमारी कुव्वत मुदाफियत है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, इट इज डिवाइडेड टू कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। और जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो फर्दर आगे तीन तरह की हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स वो फर्दर आगे दो तरह के हैं, द लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आगे दो तरह के,
द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स आगे मुख्तलिफ तरह के, जिसमें टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक एंड द नेचुरल किलर सेल्स। तो उसमें जो टी हेल्पर सेल्स हैं इनको हम CD4 सेल्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स। क्लियर? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। तो इन सेल्स को, ये सेल हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज द मास्टर की। ये हमारे पूरे इम्यून सिस्टम की मास्टर की है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इसकी ये जो टी हेल्पर सेल है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये उसकी जो इन्फेक्शन उसको डील करे। इस भाई न्यूट्रोफिल तुम वहाँ पे जाओ, इयोसिनोफिल तुम वहाँ पर जाओ, मतलब कि जैसे जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, जिस तरह का इन्फेक्शन होगा, तो ये भाई साहब पकड़ते ही इसी को हैं। यानी कि जो मास्टर है, जो मेन की है हमारे इम्यून सिस्टम की, ये पकड़ता ही इसको है। जब ये पकड़ा गया तो अब वो किसी की ड्यूटी नहीं लग सकती। कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो कोई नहीं रिस्पॉन्स नहीं, सब सोए पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से आहिस्ता 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 क्या होगा कि इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा, और फिर हर तरह के एक नॉर्मल सा भी जो कोई इन्फेक्शन होगा वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम डंप हो चुका होता है, शटर हो चुका होता है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की, तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज चैप्टर नंबर 18 आपको याद होगा, उसमें एड्स का जिक्र है। ठीक है, उनमें सिफिलिस, गोनोरिया एंड जेनिटल हर्पीज के अलावा एड्स भी, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी एक को हो, ठीक है, और इफ दे आर हैविंग इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मीन्स के बगैर किसी फिजिकल बैरियर के अगर किसी से जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखा जाए, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन हस्बैंड एंड अ वाइफ, अगर वाइफ को है या फिर लेट्स सपोज के हस्बैंड को है, तो इफ द हस्बैंड इज नॉट यूजिंग द फिजिकल बैरियर, सो उससे जो हस्बैंड है उससे वाइफ को हो जाएगा। अगर वो उससे प्रेग्नेंट हो जाती है तो ड्यूरिंग डिलीवरी वो मां से बच्चे को हो जाएगा ड्यूरिंग द बर्थ कैनाल, क्योंकि ये जो वायरस है ये बॉडी फ्लूइड्स में सिक्रेट होता है। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड एंड द सीरम एंड द सिलाइवा एंड द मिल्क, ठीक है, ये जो बॉडी फ्लूइड्स है हमारे, टीयर्स, इनमें सिक्रेट होता है, तो ये डेंजरस हो सकता है। तो पहली चीज तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट। और इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं उसके जरिए हो सकता है। तो पुराने वक्तों में क्या किया जाता था कि सिर्फ अगर मुझको जरूरत है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव मैच किया और लगा दिया, चढ़ा दिया उसको, लेकिन उसमें स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी ब्लड की, कि जो ब्लड के जरिए बीमारियां फैल सकती हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी। लेकिन अब तो खैर हो सकती है, तो अब उसको ना सिर्फ ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है बल्कि साथ में उसके ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है ऐसी बीमारियों के से कि जो ब्लड के जरिए फैल सकती हैं। अगर ऐसी कोई डिजीज निकल जाए तो वो ब्लड जो है वो ऐसे पर्सन को डोनेट नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इस तरह से बहुत फैला ये ब्रेस्ट फीडिंग का मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क जो है ये बॉडी फ्लूइड है, तो माँ जब अगर माँ को एड्स है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस बच्चे से, माँ से बच्चे को हो जाएगा। और यूजिंग इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब सर्जरी करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब और इमरजेंसी में पता चला कि एक और बाहर साहब जो है वो जाने के लाले पड़े हुए हैं और वो बाहर बेड पे पड़े, ऑपरेशन थिएटर पे पड़े हुए हैं, और इधर से फौरन जो है वहाँ से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उठाए और वहाँ पर बगैर स्टरलाइज किए वो उस पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। और अगर वो खुदा ना खास्ता जिसके ऊपर पहले ऑपरेट किया है, जिसकी सर्जरी कर रहे थे, अगर वो एड्स से सफ़र कर रहा हुआ तो उस अब जिसको करने जा रहे हैं उसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, या इन्फेक्टेड सिरिंजेस जैसे कि, और इन्फेक्टेड जो रेजर्स होते हैं, ख़ास तौर पर मर्द हजरात ज़हन में रखिएगा, ठीक है, बॉयज़ ख़ास तौर पर आप लोग भी आप जाते हैं बार्बर के पास, ठीक है, शेव करवाने, कटिंग करवाने, ख़ास तौर पर जब शेव करवाने जाते हैं या ख़त करवाने जाते हैं, तो मेक श्योर, बार बार कह रहा हूँ कि मेक श्योर कि वो भाई साहब, जो बार्बर साहब है, वो रेजर नया इस्तेमाल करें, नहीं तो कम से कम जो वो उस तरह का जो ब्लेड है वो नया इस्तेमाल करें, उसको डेटॉल से अच्छी तरह साफ करवा लें, क्योंकि जब रेजर स्किन के ऊपर फिरता है तो ऊपर से हमारी जो डेड लेयर होती है स्किन की, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको उतार देता है। और अगर उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्किन के अंदर वो, यानी कि उसके बॉडी के अंदर वो वायरस हुआ, HIV, तो वो उस रेजर के साथ लग जाएगा। और अगर आप भी उससे उसी रेजर से शेव करवा रहे हैं बगैर ब्लेड उतरवाए या नया रेजर लगवाए,
तो क्या हो सकता है कि जब आपकी स्किन छिलेगी, आपके ऊपर से भी वो जब उतरेगा डेड स्केयर, तो उसमें वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। हेपेटाइटिस इस तरह से बहुत फैला है, बहुत फैला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और इस तरह से ये रेजर्स के जरिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। सो दीज आर सर्टन वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अब आते हैं जरा इसके पॉजिटिव एजेंट। सो पॉजिटिव एजेंट मैंने बताया कि 1986 में उसको उसका नाम रख दिया गया था HIV बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, दैट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा डियर स्टूडेंट, मजे की बात बताऊं कि ये जो HIV है, ये बेसिकली आया है SIV से, दैट इज सेमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अरे ये भाई साहब कहां से आए हैं वाला? ये भाई साहब आए हैं फ्रॉम द मंकीज। अफ्रीका के जंगलों में खास किस्म का बंदर है, एक मंकी है, उसके अंदर ये उसका वो उसके लिए रेजर्व है वहां पर। इनफैक्ट वो मल्टीप्लाई भी करता है, और लेकिन उन बंदरों को, उन मंकीज को ये एड्स नहीं कॉज करता। और यही फिर जब इंसानों में ट्रांसफर होता है तो ये SIV इट इज कन्वर्टेड इनटू HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इससे ये साबित हुआ कि जब ये इंसानों में आ जाता है तो इंसानों को ही डिजीज कॉज कर रहा है, मतलब कि ये होस्ट स्पेसिफिक है। क्लियर? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने रखा। इसका डायमीटर याद रखिएगा, ये तो स्फेरिकल है, देख सकते हैं, इट इज स्फेरिकल एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर आमतौर पर, ठीक है, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। वैसे तो बाजू का तो रेंज भी बताई जाती है 80 to 120, लेकिन ऑन एन एवरेज इट इज 100 नैनोमीटर इन डायमीटर एज पर आवर बुक। और फिर इसके ऊपर देखें तो ये जरा स्ट्रक्चर है, जरा इसको देख लेते हैं। तो सबसे अंदर देखें, ये आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। कितने स्ट्रैंड्स हैं? 2 स्ट्रैंड्स हैं RNA की। ये RNA वायरस है बिकॉज इट इज अ रिट्रोवायरस, और ये इसके पास मौजूद हैं 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, और इट इज इनक्लोज्ड इन कैप्सिड, ठीक है। ये छोटे छोटे कैप्सोमियर्स, और इनसे मिलकर के क्या बना? कैप्सिड। तो ये कैप्सिड किसका है? दिस इज द कैप्सिड ऑफ HIV। क्लियर? और फिर इसके ऊपर एक मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं, ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, दिस आर मैट्रिक्स प्रोटीन्स। और मैट्रिक्स प्रोटीन्स के फिर बाहर एनवेलप मौजूद है, ठीक है। अब ये जो एनवेलप है, जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये लिपिड बाइलेयर है, 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है, इट इज लिपिड बाइलेयर। और ये एनवेलप कहाँ से लगता है? अपने होस्ट से लगता है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स है, याद रखना है। डिराइव कहाँ से हुआ? होस्ट की मेम्ब्रेन से। अब इसके ऊपर देखें जरा, इसके ऊपर ये स्पाइक्स हैं, इनको कहा जाता है एनवेलप स्पाइक्स। इसमें 2 कोड्स नजर आ रहे हैं आपको, एक GP120 और एक है GP41। GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो स्पाइक है, ये जो बाहर वाला है, ये ऊपर, ये बाहर वाला, ये कहलाता है आउटर ग्लाइकोप्रोटीन 120, और जो मेम्ब्रेन के अंदर है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। इसकी क्या जरूरत है? जो बाहर GP120 है, इट इज नीडेड फॉर द अटैचमेंट टू द रिसेप्टर ऑन द होस्ट। होस्ट में जो रिसेप्टर होगा वहां पर अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी कि जो सा GP41 है, इट इज क्रिटिकल फॉर सेल फ्यूजन प्रोसेस। जब फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है विद द होस्ट, तो उस वक्त ये अहम है, उसका रोल प्ले करता है, ठीक है। और फिर ये कैप्सिड, कैप्सिड के हवाले से याद रखना है, इट इज समवट कॉनिकल इन शेप, ठीक है, इट इज समवट कॉनिकल इन शेप, हैविंग कैप्सोमियर्स, ये बता दिए, दीज आर द कैप्सोमियर्स। और उसके अंदर मौजूद है वायरल कोर। अच्छा याद रखना, मैंने यहां पर लिखा भी है, RNA के अंदर क्या लिखा है? वायरल कोर। सो वायरल कोर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? 2 RNA स्ट्रैंड्स और 3 एंजाइम्स, 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं। कौन कौन से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो RNA को कन्वर्ट करता है इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्लियर? और जिस भी वायरस के पास ये एंजाइम हो, उस वायरस को हम कहते हैं रेट्रो वायरस और रेट्रो वायरस। क्लियर? और ये वायरसेस को, रेट्रो वायरसेस को ऑनको वायरसेस भी कहा जाता है, और इनको ट्यूमर वायरसेस भी कहा जाता है।
ट्यूमर वायरस। क्लियर? रिट्रोवायरस इसको। दूसरा एंजाइम इसके अंदर है इंटेग्रेज। ठीक है, इंटेग्रेज। हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। 3 तरह के एंजाइम्स हैं इसके पास। दूसरा एंजाइम है इंटेग्रेज। इंटेग्रेज का क्या काम है? इट इनकॉर्पोरेट्स वायरल डीएनए इनटू द होस्ट। ये होस्ट के अंदर वायरल डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है, इंटेग्रेट करने में हेल्प करता है। और प्रोटीएज, जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं, लार्ज प्रोटीन्स, ब्रेक्स उनको उनका उनका ब्रेक डाउन करता है। इट ब्रेक्स द लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ द होस्ट। ये 3 एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद हैं। क्लियर? और इसकी मेन साइट ऑफ कौन सा सेल है जिसको ये इफेक्ट करता है? टी हेल्पर सेल। अच्छा, होस्ट सेल में जाएगा। ठीक है, होस्ट सेल में जब ये एंटर, क्योंकि ये एनिमल वायरस है, ठीक है, HIV, तो किस प्रोसेस के जरिए जाएगा? ये प्रोसेस आपने नोट करना है, थ्रू एंडोसाइटोसिस। वो प्रोसेस कौन सा है? एंडोसाइटोसिस। इसके जरिए ये होस्ट की मेम्ब्रेन के अंदर शामिल होगा और उसके अंदर उसके पेनिट्रेट करेगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी वायरल डिजीज डिस्कस की हैं? यस, सो वी हैव डिस्कस्ड स्मॉल पॉक्स एंड herpes simplex and influenza and measles and mumps and poliomyelitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F and G. Clear? And in the last, we discussed one of the most important viral disease that have been emphasized by the editor's syllabus, that is acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS. So hopefully आज का lecture आपको clarify हो गया होगा. If there is any question or query regarding today's lecture, you can drop the question in the comment box and our subject specialist will soon answer your question. So next lecture तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।